हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि विभ्रम क्या है। विभ्रम क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्ति में होने वाला प्रत्यक्षण को विभ्रम कहा जाता है। इस प्रकार के विभ्रम में रोगी ईश्वर, देवता तथा अपने मृत संबंधियों का दर्शन करते हैं। उन्हें यह भी विभ्रम हो जाता है कि उनके दुश्मन बिजली के तार से या जहर देकर उनकी हत्या करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका आंसर लिखेंगे, संस्कृति का तात्पर्य मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों, कौशलों तथा प्रतीकों के तंत्रों से है जो एक समाज द्वारा विकसित होते हैं तथा उनके सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राहम की विशेषताओं को लिखें। इसका आंसर लिखेंगे कि प्राहम मन के गत्यात्मक पहलू का तीसरा प्रमुख प्रतिनिधि है, जो समाजीकरण तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्राहम को व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है, जो व्यक्तित्व को उचित अनुचित से अवगत कराता है। यह आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, दमन एक ऐसा अहम रक्षा प्रक्रम है जिसके द्वारा चिंता, तनाव, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करने वाली असामाजिक एवं अनैतिक इच्छुओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति अचेतन में भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका आंसर लिखेंगे, समय प्रबंधन व्यक्ति का एक प्रमुख जीवन कौशल है। समय प्रबंधन से तात्पर्य महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान कार्यों एवं तुलनात्मक रूप से हम महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान कार्यों को करने के लिए दिए जाने वाले समय का एक संतुलित बंटवारा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्यपानता संबंध विकार पर टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे, मद्यपानता का एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मद्यपान पर आश्रित हो जाता है, जिसका बुरा प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। मद्यपानता से संबंधित मुख्य विकृतियां निम्नलिखित हैं। प्रथम है विकृति मादकावस्था, दूसरा है कंपोन्माद, तीसरा है तीव्र विभ्रमावस्था, चौथा है जीर्ण मदप अवनति या ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंता मनोविकार क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, असमान मनोविज्ञान में चिंता एवं उससे उत्पन्न मानसिक विकृतियों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। इस तरह की चिंता से कई तरह के मानसिक विकृतियों की उत्पत्ति होती है, जिसे पहले एक समान देनादीनी श्रेणी में रखा गया है। DSM-4 TR में चिंता विकृति से तात्पर्य वैसी विकृति से होता है जिसमें क्लाइंट या रोगी में अवास्तविक चिंता एवं अतार्किक डर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उससे उसका सामान्य जिंदगी का व्यवहार अपअनुकूलित हो जाता है तथा इसमें व्यक्ति अपनी चिंता की अभिव्यक्ति बिल्कुल ही स्पष्ट ढंग से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमान व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक या कारण का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक एवं अंतर्वैयक्तिक कारक है जो असमान व्यवहार की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में आरंभिक वंचन
अपर्याप्त जनकता तथा रोगात्मक पारिवारिक संरचना आदि प्रधान हैं। असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ विशेष मॉडल का भी वर्णन किया है। इन मॉडलों में गतिकी मॉडल, व्यवहारवादी मॉडल, संज्ञानात्मक मॉडल तथा मानवतावादी अस्तित्वपरक है। इन मॉडलों में मनोगतिकी मॉडल, व्यवहारवादी मॉडल, संज्ञानात्मक मॉडल तथा मानवतावादी अस्तित्वपरक मॉडल प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसाद के तत्पूर्ववर्ती कारकों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, अवसाद के पूर्ववर्ती कारक मुख्य अवसादी तथा द्विध्रुवीय विकारों में आनुवंशिक विकारों में आनुवंशिक संरचना या आनुवंशिक खतरे का एक महत्वपूर्ण कारण है। उम्र भी इस विकार के खतरे का कारण है। उदाहरणार्थ, स्त्रियों को प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में अधिक खतरा रहता है, जबकि पुरुषों के लिए प्रारंभिक मध्यावस्था में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसी तरह लिंग भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, जिसकी भूमिका इन विभेदक खतरों के संदर्भ में होती है। उदाहरणार्थ, पुरुष की तुलना में स्त्रियों में अवसादी विकार से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है। अन्य खतरे के कारण जीवन की नकारात्मक घटनाओं और सामाजिक अवलंब की कमी का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार पर टेलीविज़न के समाधान को लिखें। इसका आंसर लिखेंगे, टेलीविज़न का व्यवहार पर निम्नलिखित प्रभाव है। प्रथम प्रभाव, टेलीविज़न से बच्चे में पढ़ने एवं लिखने की आदत कमज़ोर हो जाता है। टेलीविज़न के कारण व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में भी वैसा ही अवास्तविक समाधान निकालने की कोशिश करता है। तीसरा लिखेंगे, टेलीविज़न के कुछ कार्यक्रम को देखकर किशोर एवं किशोरियां दिग्भ्रमित हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 10 मोस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी आप इनमें से जितने भी अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसको क्वेश्चन को देख करके आपको खुद से लिखने का प्रयास करना है। आप जितना अच्छे से अभी से आप लिखने का प्रयास करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट आप लाएंगे। इसी वजह से आप लिखने पर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोदशा विकृति क्या है, इसके मुख्य प्रकार कौन कौन है। इसका आंसर लिखेंगे, मनोदशा विकृति वास्तव में मानसिक विकृति का एक प्रकार है। इसमें व्यक्ति की मनोदशा अथवा संवेगात्मक स्वर में असंतुलन विकसित हो जाता है। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं, जिन्हें एक पक्षीय मनोदशा तथा द्विपक्षीय विषाद कहते हैं। एक पक्षीय विषाद में रोगी सदा विषाद की स्थिति में रहता है, जबकि द्विपक्षीय विषाद में रोगी कभी मनोदशा की स्थिति में और कभी उत्साह की स्थिति में रहता है। इसको उत्साह विषाद मनोविकृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा के उद्देश्यों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे, मनोविज्ञान में चिकित्सा या मनोचिकित्सा का उद्देश्य रोगी के मानसिक समस्याओं दूर करके उनमें आत्मबोध तथा सामर्थ्य आदि विकसित करना होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है रोगी में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना, मानसिक संघर्षों में न्यूनता लाना, पर्यावरण में परिवर्तन करना, धारणाओं के परिवर्तन में मदद करना, संवेगात्मक रचना में मदद करना, अवांछनीय आदतों के परिवर्तन में मदद करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का वर्णन संक्षेप में करें। इसका आंसर लिखेंगे, व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का उपयोग सर्वप्रथम बेंडूरा ने किया था। इस प्रविधि में रोगी दूसरे व्यक्ति या मॉडल को एक खास व्यवहार करते देखता है, उससे विशेष अनुभव प्राप्त करता है। इस तरह के परीक्षण के आधार पर रोगी
वांछित व्यवहार को धीरे धीरे सीख लेता है तथा अवांछित व्यवहार का परित्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार चिकित्सा क्या है, उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे कि व्यवहार चिकित्सा विधि का प्रतिपादन जे.बी. वाटसन द्वारा किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि व्यवहार चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किसने किया। इसका आंसर आपको याद रखना है जे.बी. वाटसन। यह सीखने के नियमों विशेषकर क्लासिकी अनुबंधन तथा क्रिया प्रसूतः अनुबंधन के नियमों पर आधारित एक प्रमुख चिकित्सा विधि है। व्यवहार चिकित्सा विधि का मानना है कि गलत शिक्षण के कारण कुसमायोजित व्यवहार अथवा मानसिक बीमारी उत्पन्न करती होती है। अतः इस विधि द्वारा मानसिक रोगियों का उपचार उनके व्यवहार में शिक्षण के द्वारा परिमार्जन लाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है। इसका आंसर लिखेंगे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के अनुसार मानसिक रोग का कारण गलत संज्ञान और चिंतन है। अतः गलत संज्ञान या चिंतन को हटाकर सही संज्ञान या चिंतन रोगी में विकसित कर दिया जाए तो इससे रोगी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके दो प्रमुख प्रकार है। प्रथम रेशनल एमोटिव चिकित्सा तथा बैंक का संज्ञानात्मक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगो चिकित्सा की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे लोगो चिकित्सा से तात्पर्य उस चिकित्सा पद्धति से है जिसमें रोगी के अपने अस्तित्व के अर्थ के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। यहाँ रोगी को वही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उसके भय का कारण होता है। यह रोगी को चिंता उत्पन्न करने वाली चीज से ध्यान हटाकर किसी अन्य रचनात्मक विषय में लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप रोगी में नई चेतना एवं सूझबूझ विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुणों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित है। प्रथम, यह एक तात्विक चिकित्सा है जिससे रोग के कारणों की खोज करके उनको जाता है दूर किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस विधि द्वारा चिंता विकृति, हिस्टीरिया, स्नायु विकृति, विषाद आदि का उपचार सफलतापूर्वक किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इस चिकित्सा में गहनता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। इसका आंसर लिखेंगे पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में योग के 8 अंग बताया है। प्रथम यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। इसे अष्टांग योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग चिकित्सा के महत्व पर प्रकाश डालें। इसका आंसर लिखेंगे योग भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन जीवन शैली है। आधुनिक युग में योग मनश्चिकित्सा का सशक्त माध्यम बन गया है। योग चिकित्सा का महत्व यह है कि इसके माध्यम से चिकित्सा होने पर रोगी को किसी प्रकार के आघात का अनुभव नहीं होता है। इसी कारण आज योग द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की पद्धति पूरे विश्व में मान्य है। साथ ही साथ मनोविकारों के उपचार में भी इसमें सहायता ली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संगठक से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संगठन से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति मनोवृत्ति वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किस रूप में करता है, अर्थात किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति हमारी जो धारणा और विश्वास होता है उसे ही मनोवृत्ति का संज्ञानात्मक संगठक कहा जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों द्वारा सत्संग का आयोजन की तैयारी की जा रही है और हमारा सोच, विश्वास, प्रत्यक्षण आदि ऐसा है कि सत्संग एक अच्छी चीज़ है और इससे व्यक्ति में
आध्यात्मिक बुद्धि आती है तो यह संज्ञानात्मक संगठन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति तथा विश्वास में अंतर बताएं। इसका आंसर लिखेंगे मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक संगठकों के साथ साथ भावनात्मक संगठक भी उपलब्ध होता है, जबकि विश्वास में यह संगठक नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विश्वास प्रस्ताव में मनोवृत्ति का एक अंश मात्र है, अतः प्रत्येक मनोवृत्ति में विश्वास शामिल होता है, परंतु प्रत्येक विश्वास में मनोवृत्ति निहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मनोवृत्ति दिशात्मक होती है, यह प्रायः सकारात्मक या नकारात्मक होती है, लेकिन विश्वास में यह गौण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वास की अपेक्षा मनोवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष अधिक सबल होता है। विश्वास में भाव पक्ष के अभाव के कारण व्यवहार या क्रिया करने की तीव्र बाध्यता नहीं होती है, जबकि मनोवृत्ति में भाव पक्ष की प्रधानता के कारण व्यवहार या क्रिया करने की तीव्र बाध्यता होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इसको 2-3 बार करके आप देखेंगे और ये सभी पॉइंट को अपने माइंड सेट करके रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप जितना भी सुने हुए हैं सब आप मैचिंग करके वहाँ पे लिखेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।